अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बजट और ज़राअत। पाकिस्तान में हर जून का जो महीना है ये बजट का महीना होता है। इसमें ज़राअत के हवाले से हुकूमत क्या बजट रख रही है और हमारे जो किसान हैं, हमारे जो माहिरीन हैं, उनकी क्या तवक्कुआत हैं, इसी पर आज गुफ्तगू होगी। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ अख्तर साहब, आप मेरे इक़्तिसादियात हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सलीम नासिर साहब, आप ज़राई तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं निज़ामुल्लाह खान पांदा साहब, आप किसान रहनुमा हैं, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप माहिर इक़्तिसादियात हैं। हर साल बजट आता है, हर साल किसानों को बहुत सारी तवक्कुआत भी होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ पूरी नहीं होती। आप इस साल जो बजट है, आप क्या समझते हैं कि जो किसान है उसकी तवक्कुआत कितनी है और हुकूमत कितना बजट रखे और किस तरह ये जो बजट होना चाहिए? मेरा ख़्याल है बजट जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर या आमदनी और अखराजात का एक तखमीना होता है जो हर मुल्क में हर साल मुख्तलिफ़ मौक़े पे किया जाता है। पाकिस्तान में जून का महीना जो है बजट का महीना कहलाता है और इसमें बहुत सारी यानी पूरी कौम के मुख्तलिफ़ जो शोबाजात से मुंसलिक लोग हैं उनकी तवक्कुआत मुंसलिक होती हैं और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे मैक्सिमम रिलीफ मिले। हुकूमत का ये मसला है कि हुकूमत की आमदनी जो है वो कम है, उसके अखराजात बहरहाल ज़्यादा हैं कि इसीलिए हमारा हर साल बजट खसारे का बजट होता है। लेकिन ये भी कोई बुरी बात नहीं है अगर वो अखराजात तरक्याती कामों पर ख़र्च होते हैं। तो जहाँ तक ज़राअत की अहमियत है उससे इनकार नहीं है। हम हर हवाले से इसको समझते हैं कि ये किसी भी मुल्क की बुनियादी तरक्की की बुनियादी इकाई है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और कोविड-19 और सी पैक के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ज़राअत की अहमियत और भी बढ़ गई है क्योंकि मुख्तलिफ़ शोबाजात मसलन कोविड के हवाले से ज़रा सनत या ख़िदमात का जो शोबाजात हैं उनमें बहुत ज़्यादा बहरान आया, जबकि ज़राअत जो है इससे लीस्ट इफ़ेक्टेड रहा। इसमें उसमें हमारी जो बुनियादी तौर पे जो मेहनत है, जो हमारा मेजर स्टेक होल्डर है वो किसान है और किसान या ज़राअत और देहात ये तीनों जुनी इकाइयाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे से लाज़िम मलज़ूम हैं। और ज़रूरी तो यानी ज़रूरी शोबे की अहमियत इस बात से भी उजागर होती है कि दही तरक्की और उसमें बेरोज़गारी का जो एक अंसर है उसको हल करने में ज़राअत का शोबा एक अहम हैसियत रखता है। तो हुकूमत के पास इस वक्त जो है जो अलमिया जो सामने है वो ये है कि हमारी जो कौमी आमदनी है उसका 98% हिस्सा हम कर्ज़ में यानी कर्ज़े का शिकार है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर 100 रुपये हमारी आमदनी है तो उसमें से 98 रुपये तो कर्ज़ में चले जाएंगे। 2 रुपये हम अपने पे खर्च अब करेंगे। 2 रुपये हम कहाँ खर्च करेंगे, उसमें ज़राअत भी है, सनत भी है, तिजारत भी है, खिदमात हेल्थ भी है, भी है, एजुकेशन भी है, बहुत सारे बहुत सेक्टर सारे हैं। शब्द, बिल्कुल हर ठीक उनकी बात। अपनी अपनी तवक्कुआत है। इसका मतलब यह है कि हमें मज़ीद कर्ज़े की तरफ जाना पड़ेगा। तो बहैसियत माहिर मुआशियात हमने ये पढ़ा है कि जी जो इकनॉमिक थेरीज़ हैं या मुआशी नज़रियात हैं वो ये बताते हैं कि हमें अपने वसाइल के मुताबिक चलना चाहिए। अब इतने वसाइल पाकिस्तान के नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है कि वो तमाम शोबाजात को बराबर तरक्की दे। तो उसका एक हल ये है कि हम एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, अभी भी अप्लाई होती है पूरी दुनिया में, उसको हम कहते हैं गैर मुतवाज़न नज़रिया तरक्की या अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। ठीक तो है। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी का मतलब यह है कि आप पहले चंद शोबाजात का इंतखाब करें, वहाँ पर अपने वसाइल लगाएं, जब वो शोबा तरक्की कर जाते फिर दूसरे शोबे की तरफ शुरू पहले कर एक दें। शोबे को आप कहते हैं खड़ा करें, जी, फिर उसको दूसरे अपने को, पाँव पे खड़ा कर ले, फिर दूसरे को, ठीक है। फिर तरजीहात जो है वो अपने मुतय्यन करनी है। तो ज़राअत का मसला ये है कि ज़राअत जो है वो कई गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों से यानी गुज़श्ता इस दहाई से ये इन्हतात का शिकार है। उसमें मेजर जो क्राइसिस है या बहरान है वो कॉटन का है। यानी किसी ज़माने में हम पढ़ते थे कि जी कॉटन जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है पाकिस्तान का, और कॉटन ग्रुप में जो 5 जो प्रोडक्ट्स थी, कॉटन यार्न, कॉटन क्लॉथ, कॉटन फाइबर और कॉटन इटसेल्फ, रॉ कॉटन, कॉटन सीड्स, ये सारी की सारी हमें ज़र मुबादला कमा के देती थी। अब मैं पढ़ रहा था कि हम 1.5 बिलियन डॉलर की कॉटन हर साल इंपोर्ट करते हैं। पहले हम एक्सपोर्ट करते पहले थे। हम एक्सपोर्ट करते थे, बिल्कुल अब हम ठीक। नेट इंपोर्टर हैं। और उसकी वजह यह है कि जो पेस्ट अटैक्स हैं या जो अपना वायरस है या कॉटन टेक्नोलॉजी पे तवज्जो नहीं दी गई जी साबका अदवार में, 10 बिल्कुल साल ऐसे में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ नहीं कराई नहीं गई। कराएगी। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी का जो फुकदान है ये एक मेजर इशू है ज़राअत के साथ कि हम मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म पॉलिसी तो बनाते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म रहता है, जब वो पॉलिसी ख़त्म होती है तो वो असरात खत्म, असरात भी ख़त्म नुकसान हो हो। जाते हैं। तो मेजर यानी बुनियादी तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए
और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को मुतारिफ़ कराया जाए। उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर किसान, उसकी जो माशी खुशहाली है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल, पाकिस्तान की मैशत भी किसान ने बेहतर करनी है। सलीम नासिर साहब, आज ज़राई तज्ज़िया कार है, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हर साल बजट आता है, किसान को तवक्कुआत भी होती हैं और हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश भी करती है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बजट में उनको रिलीफ दिया जाए। इस साल आप क्या समझते हैं, क्या तवक्कुआत हैं किसान की? देखें, जो ज़राअत है ना, वो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा है। हमारी जो जीडीपी है उसका 24% जो है ना वो ज़राअत से आता है। इसका मतलब ये है कि हमें अगर किसी शोबे में हम अगर तरक्की कर सकते हैं, बड़ी तरक्की कर सकते हैं, तो वो हमारा एग्रीकल्चर का शोबा है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर बिल्कुल ठीक है। कंट्री हैं हम। अब देखने वाली जो बात है वो ये है कि पिछला जो साल है वो एक कोरोना की वजह से एक बुरा साल था। हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई। इसके अलावा जो है ना वो लोकस्ट आ गया, इसके अलावा और कॉटन का फेलवर हो गया। लेकिन इसके बावजूद एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो 2.67% जो है ना एग्रीकल्चर ने ग्रोथ दी है। यानी कि इतने बुरे हालात के बावजूद एग्रीकल्चर का जो शोबा है उसने हमें ग्रोथ दी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसके ऊपर फोकस करें तो हमें इस शोबे से बहुत हम चीज़ें जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, निकालने वाली बात है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इसमें? अपॉर्चुनिटी ये है कि सबसे पहले ये है कि हम अपनी पर एकड़ यील्ड जो है ना वो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है। और अगर हम 1 मन 2 मन किसी भी क्रॉप की यील्ड अगर हम बढ़ाते हैं कर लेते हैं तो पाकिस्तान में वो, क्योंकि हमारे पास तो 2-2.25 करोड़ एकड़ जो है ना वो गंदम है और फिर 60 लाख जो है ना वो कॉटन है। सर ये हाल ही में अगर हम बात करें गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ है, जिससे तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 500 अरब रुपए से ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है। एग्जैक्टली। अब मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले जो फोकस करना चाहिए ना वो ज़मींदार की, काश्तकार की जो हालत ज़ार है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ज़राअत है ना वो एक ट्रेडिशनल तरीके से जो है ना वो चली आ रही है। यानी कि उसमें जो रवायती तरीके, पुराना जो तरीका है वो जो है ना वो चला आ रहा है। उसमें हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिस तरह जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, सबसे पहले तो ये है कि एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ना वो ना यहाँ पर होनी चाहिए, जिसका बड़ा फुकदान है, जिसका कि बहुत ज़्यादा फुकदान है। अच्छा, एक और बात है इफ्तिखार साहब, हमारा जो यहाँ पर जो कारीगर है ना जो ये इक्विपमेंट बनाता है, अगर आप 200 रुपए की चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना तो वो वही चीज़ जो है ना यहाँ पर वो 50 रुपए की बना सकता है और उस जैसी बना सकता है। ज़रूरत आप ज़राई मशीनरी की बात कर रहे हैं? जी, मैं ज़राई मशीनरी की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक तो ज़राई मशीनरी का फुकदान है। जदीद मशीनरी हमारे पास मौजूद है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के अगर हम देखें उसके पेश नज़र तो हमें अभी नई की ज़रूरत है। बिल्कुल, उसकी जो है ना वो ज़रूरत है। और उसके बाद जो है ना वो मैं समझता हूँ कि जो स्प्रे है ना जिसमें प्लांट प्रोटेक्शन है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा, अब बगैर प्लांट प्रोटेक्शन के तो कोई क्रॉप नहीं होती बेशक। उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जो स्प्रे मशीन्स है ना, जो जदीद स्प्रे मशीन्स है जो कि मुख्तलिफ क्रॉप्स की मुख्तलिफ जो मशीन्स है ना वो भी गवर्नमेंट को मुतारफ कराने की ज़रूरत है, मुतारफ करवाने की जो है ना वो ज़रूरत है। आपकी बात बड़ी वैलिड है क्योंकि हम एक ही मशीन सारी फसलों पे कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो एग्रीकल्चर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपने तौर पे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ना मॉनिटरिंग नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक मशवरा देना चाहूँगा कि वो काम जो है ना वो लें अपने डिपार्टमेंट से, लेकिन उनकी जो मॉनिटरिंग है और उनकी जो उनको टारगेट दिया जा रहा है उसकी जो अचीवमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं जो कि उनको मॉनिटर करें, ताकि
उनको भी एक एहसास हो कि हमारा जो काम है, जो हमें दिया गया है, वो मॉनिटर हो रहा है, और उस मॉनिटरिंग की बेस के ऊपर जो है ना, वो उनको फिर तरक्कियां दिए जाएं, उनको इनामात दिए इनामात जाएं, दी जाएँ सारी ताकि चीज़। वो उस बेहतरी ला सकें। निज़ामुल्लाह खान पांदा साहब, आप किसान रहनुमा भी हैं, तरक्की पसंद काश्तकार भी हैं, आप क्या समझते हैं, क्या तवक्कुआत हैं, बजट कैसा होना चाहिए, क्या आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद किसान की हालत बेहतर करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं, किसान कार्ड भी का इजरा हो चुका है, क्या कहेंगे? जहाँ तक ज़राअत का तल्लक है और बजट का तल्लक है, हम किसान और ज़राअत से वाबस्ता लोग हर बजट से उम्मीदें लगा के बैठे रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें हर बार बजट में जो है पीछे धकेल दिया जाता है। एक टाइम था कि बजट में हमारा एजुकेशन और हेल्थ के बाद या इनसे पहले हमारा नंबर आता था ज़राअत का। अब जो ये एक दो बजट जो गुजरे हैं, तो हमें पीछे धकेलते धकेलते अब हम 36 नंबर पे थे पिछले बजट में। तो 50% जो बजट में वो कटौती हुई, तो उसका नुकसान क्या हुआ कि 2018 में जो 90 लाख बेल्स हुई काटन की, वो तकरीबन 50-52 पे रुक गई। आदात कम हो गई। हाँ जी, और हमारा वज़न भी बेल का कम था। पहले हमारा जो था 170 या 80 था, फिर उसमें हमने 25-30 किलो वज़न भी कम किया। अगर हम उस तरह से देखें तो हम तो 45 लाख पे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस बार हम गवर्नमेंट से तवक्कुआत हैं, वज़ीर आज़म साहब का फोकस भी है। तो सबसे पहले हम वज़ीर आज़म साहब से ये मुतालबा करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो मौजूदा साल है, इसको एक ज़री साल के तौर पर रखें, और उस वक्त तक किसानों के मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक आप इसको सनत का दर्जा नहीं देंगे। अच्छा, जिस तरह आप समझते हैं इंडस्ट्री की है, उस तरह ज़राअत को भी हाँ जी, उसका दर्जा ज़राअत दे को आगे ले जाएं, क्योंकि 2002 में जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आया, पूरी दुनिया ने अपना लिया और हम पाकिस्तान वाले पीछे रह गए। तो उसकी वजह से आज हमें बहुत से मसाइल का सामना है। और ज़राअत का शोबा एक ऐसा शोबा है कि जो मेरे दोस्त बैठे हैं, ये सभी जानते हैं और इस हकीकत को मानते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए तो हमें सबसे पहले ज़राअत को टॉप पर रखना होगा, बाकी सारे मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे। ये एक ऐसा शोबा है कि इससे आपकी बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, आपको करोड़ों नौकरियां नहीं देना पड़ती। और ये एक ऐसा शोबा है कि बाकी शोबे इंडस्ट्री है या दूसरे जो हैं, उनसे रिज़ल्ट लेने के लिए आपको 2-2, 3-3, 4-4 साल वेट करना पड़ता है। ये ऐसा शोबा है कि इनको मराद दे दो और 6 माह बाद रिज़ल्ट दे लो, और रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी आपने गंदम की फसल देखी है, आलू की देखी है, चावल की देखी है, मकई की देखिए, तमाम हाँ फसलें जी, जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर बहुत अच्छी पैदावार हुई है, और हमें जो है हमारे मुल्क के लिए एक ज़र मुबादला का एहतमाम हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह बात कर रहे हैं कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शक नहीं। आप क्या समझते हैं कि भाई किस लेवल का बजट इनके लिए मुख्तस किया जाए, और स्पेशली सिर्फ ज़राअत नहीं, एक लाइफ स्टॉक भी बहुत बड़ा हमारा एक सेक्टर है जिससे हम एक्सपोर्ट करके बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ज़राअत से तो कमा ही रहे हैं, इस लाइफ स्टॉक को भी करके तो क्या कैसी प्लानिंग की जाए ताकि ये दोनों जो शोबे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश हों, ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे फ़ायदा उठाएँ? ये इफ्तिखार साहब, इसमें अगर आप सी पैक के तनाजुर में चले जाएँ तो पाकिस्तान जो है सी पैक का मेंबर है, और एग्रीकल्चर का शोबा भी सी पैक में शामिल है। शामिल है, बिल्कुल। अच्छा, अब चाइना के बारे में पढ़ रहा था कि चाइना की जो मीट की इंपोर्ट है वो $45 बिलियन है सालाना, वो इंपोर्ट करते हैं वो बाहर से। इंपोर्ट करता है। और ठीक है। पाकिस्तान बीइंग मेंबर ऑफ सी पैक, पाकिस्तान के पास 12 to 15 बिलियन डॉलर का मीट जो पोटेंशियल है चाइनीज़ मार्केट को सर्व करने का, वो मौजूद है। उसके लिए यानी हमें चाहिए कि अपनी लाइफ स्टॉक जो अपना शोबा है उसको तरक्की दें, और प्रोसेस्ड मीट की सूरत में कोल्ड स्टोरेज के जो पॉइंट्स हैं वो बनाए जाएं इस सी पैक रोड पर, क्योंकि ये काशगर से लेकर गवादर तक पाकिस्तान पूरे को कनेक्ट करता है चाइना के साथ। तो चाइना जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है दुनिया में, तो उसमें जो ये लाइफ स्टॉक का जो पोटेंशियल है इसको अवेल करने के लिए ज़ाहिर है हमें इसकी तरफ खसूसी तवज्जो देनी होगी। और पाकिस्तान के पास ये अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल है कि 4 मौसम हैं,
और मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ सूबों में पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, लाइफ स्टाइल हर जगह हो सकता है, लाइफ स्टाइल चारों हर सूबों में जगह हो सकता है। कहीं यानी अगर नॉर्थ में चले जाएं तो भेड़ बकरियां मिलेंगी आपको, और रेगिस्तान में चले जाएं तो आपको ऊँट मिलेंगे, और मैदानी इलाकों में हर किस्म का जानवर मिलेगा आपको। तो यानी वहाँ पर एक पॉलिसी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पॉलिसी फार्मूलेशन की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान में जो मेजर इशू रहा है एग्रीकल्चर की जो बदहाली है, जो उसका जवाल है, उसमें पॉलिसी निगलेक्ट है और इन्वेस्टमेंट निगलेक्ट भी है। पॉलिसी निगलेक्ट का मतलब है कि पाकिस्तान में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है इस तरफ, और ये जो इन्वेस्टमेंट निगलेक्ट है कि किसान के पास इतना पैसा नहीं है। अगर किसान को सॉफ्ट और इजी लोन्स दे दिए जाएँ जो बिला सूद कर्जे हों, तो उससे उसकी माशी खुशहाली और माशी तरक्की जो है वो लाइफ स्टाइल की सूरत में सामने आ जाएगी। पाकिस्तान बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है अपना लाइफ स्टॉक अफ़गानिस्तान की सूरत में, मिडल ईस्ट में जाता है, सेंट्रल एशिया जी, पूरा मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया सर्व करता है। और इसको भी यानी इस मार्केट के साथ जो सी पैक से जो हमें निकलेगी चाइना की जो मार्केट है वो अनटैप्ड है, तो उस पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जाए, उसे एक्सप्लोर किया जाए, उसे सर्व किया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान का लाइफ स्टाइल जो है वो एग्रीकल्चर का एक मेजर कंट्रीब्यूटर होगा और पाकिस्तान की माशी तरक्की में इसका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। इसके साथ साथ फिशरीज़ है हमारे पास, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, फिशरीज़ इसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बड़ा, क्योंकि हमारे पास समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर हैं, फार्मिंग हमारी बहुत फार्मिंग भी है, फ़िश फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में। और यानी अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने लग जाए तो उसे काफ़ी ज़्यादा मुआवजा कमाया जा सकता है। फिर साथ साथ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो नार से आते हैं, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारा अपना जो बिल्कुल ड्राई फ्रूट अपना अपना ये जो है वेजिटेबल्स हैं। फिर आपके पास ये जो प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं जो टीन की शक्ल में या कैन की शक्ल में आते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। स्पाइसेस हैं हमारे, गरम मसाला जात या दूसरे हर्ब्स हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये जो आपके फ्लावर्स हैं, यानी अगर आप बिहाड़ी की तरफ जाएं तो आपको एकड़ों के हिसाब से गुलाब के खेत नज़र आएंगे, बिल्कुल ऐसे है। तो इसका मतलब है ये वो इलाका है जहाँ पर पहले कॉटन होती थी, अब उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट ज़्यादा है। सर ये बात है, किसान है तो उधर जाना जहाँ से उसको फ़ायदा हो जी, जहाँ से उसको प्रॉफिट नज़र आएगा। तो हुकूमत को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए टुवर्ड्स फार्मिंग, कि क्रॉप को रोटेट किया जाए, किसान को हेल्प की जाए ताकि वो अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करे, और कैश क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि किसान को और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की सूरत में एक एक्सपोर्टेबल सरप्लस मिले और हमारे जो बैरूनी अपना ज़र मुबादला का खर्चा अपना ज़खायर है उनमें इजाफा हो। बिल्कुल ठीक है। सलीम नासिर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 300 अरब रुपए की सब्सिडी दी हुई है, आप क्या समझते हैं? उसमें मशीनरी भी है, उसमें आपका सीड भी है, किसानों की बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, क्या इससे ज़राअत हमारी बेहतर होगी? देखें डेफिनेटली, और इसका जो तरीकाकार है वो ठीक है आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि तरीक़ाकार के बारे में जो ज़िम्मेदार है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार है। अच्छा, वो कैसे ज़रा बताएं? ज़िम्मेदार को सब्सिडी लेने के लिए एक तो साफ ज़ाहिर है कि भाई जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसमें जो है ना वो शामिल नहीं हैं, और जो सब्सिडी है वो छोटे काश्तकारों के लिए जो है ना वो होती है। ठीक है, एक तो ये है कि डायरेक्ट सब्सिडी जो है ना वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना कि जी आप इसमें से कूपन निकलेगा फिर आप ये करेंगे, नहीं, अब तो कूपन से निकल के अब नया सिस्टम मुतारफ़ करा दिया गया है, किसान कार्ड का इजरा हो गया है। ये मैं समझता हूँ कि भाई ये एक बेहतर और बेहतरी की तरफ जो है ना वो एक कदम है। ये इस तरह का बिल्कुल होना चाहिए और हर किसान को एक उसके पास कार्ड हो ताकि वो उसके मुताबिक जो है ना वो अपनी जो भी ज़रूरियात है उसको जो है वो कर सके। बात हो रही थी कि पोटेंशियल की, देखिए इंस्टेंट आपको रिकवरी जो है ना वो तो एग्रीकल्चर से ही मिलेगी कि आपको अगर चाहिए कि आपको 3 महीने में 6 महीने में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो सेक्टर जिसका 24% जीडीपी में हिस्सा है उसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जाती जो कि और चीज़ों के ऊपर जो है ना वो दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि भाई गवर्नमेंट को ये चाहिए इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस करे, और जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं एक साथ में एक जुज़वी बात करूँगा, जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अंडर वन रूफ होने चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है, आप क्योंकि ज़रा तजिया कर रहे हैं कि किस सेक्टर में ज़्यादा सब्सिडी दी जाए जिससे किसान की हालत बेहतर हो? आपने पहले कहा कि किसान की हालत बेहतर करने की ज़रूरत है, और किस सेक्टर में जो है वो बढ़ाई जाए ताकि वो सेक्टर बेहतर हो? देखें इस तरह है कि जो इनपुट हैं
उनकी कास्ट जो है ना वो बहुत बढ़ गई हुई है, चाहे वो खाद है, चाहे वो दवाई है, डॉलर के अप्रिशिएट करने की वजह से, टोटल क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कहते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसको है ना कम किया वो जाए। उसको कम किया जाए। उसमें और मेजर चीज़ें क्या है जिस पर हुकूमत फोकस करे? देखें जी, उसमें मेजर जो ख़र्चा है ना ज़मींदार का, वो है नंबर 1 के ऊपर उसका है खाद का है, उसके बाद स्प्रे है, उसके बाद बीज है। ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद फिर डीज़ल है, फिर पानी है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये जो शुनीद है कि जी पेस्टिसाइड्स के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट को गलती नहीं करनी चाहिए। जीएसटी नहीं लगाना नहीं चाहिए। लगना चाहिए इसके ऊपर। ये तो पहले ही बहुत मतलब महंगी है अद्वियात, उसके बाद तो फिर ये और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। डायरेक्ट जो है ना वो सब्सिडी जो है ना वो मिले उसको फर्टिलाइज़र के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर और सीड के ऊपर। सीड जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने फोकसिंग तो की हुई है। मैं समझता हूँ कि मज़ीद उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि सीड की जो क्वालिटी है उसको बेहतर किया जाए, और इसके अलावा सीड की जो नई वैरायटीज़ है ना वो इंट्रोडक्शन उसका होना चाहिए, टेक्नोलॉजी लेके आए। और उसके बाद ये है कि जो फार्मर है उसको एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सलीम ना नासिर वो दिया साहब जाए। हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद हैं। पांडे साहब आप बताएं, जिस तरह सलीम नासिर साहब ने बात की, कौन सा ऐसा सेक्टर है किसान को कहाँ सब्सिडी की ज़रूरत है? हुकूमत 300 अरब रुपए दे रही है और इसके साथ साथ किसान कार्ड का भी इजरा हो गया है। आप किसान कार्ड के इजरा से मुतमिन हैं? किसान कार्ड का इजरा खुशाइंद है, लेकिन हम तो जब रिज़ल्ट देखेंगे तो फिर देखेंगे, क्योंकि पिछली मरतबा भी 52 अरब रुपए सब्सिडी रखे गए, किसी किसान को 1 रुपया नहीं मिला, वो सारा माफिया की जेबों में चला गया। हमने तो गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि ये वापस ले लें, क्यों किसान को तो मिल नहीं रहा। तो अल्लाह करे अच्छा हो, उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आने वाले बजट में सब्सिडी की जो ज़रूरत है ना, तो वो रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च का शोबा बहुत पीछे जा चुका है। उनके पास जब रिसर्च के लिए तनख्वाहों के पैसे मुश्किल होंगे तो वो रिसर्च के मैदान में इनकलाब कैसे बर्पा करेंगे? रिसर्च के लिए पैसे रखे जाएं और जदीद टेक्नोलॉजी पर फ़ौरन आ जाना चाहिए, अब बग़ैर कोई लम्हा ज़ाय किए। ठीक है। तो उसके बाद जो है सलीम नासिर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो एक बात ये इनसे मिस हो गई, वो ये है कि इस वक्त मौजूदा जो हालात चल रहे हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा जो मेन मसला है ना वो पानी का है, क्योंकि नहर का पानी वो भी कम हो रहा है और हर तरफ से जो है ना शोर मच रहा है कि क्यों से कम किए जा रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे हमारे ज़राए हैं, हम डीज़ल से ट्रैक्टर चलाते हैं या फिर बिजली से चलाते हैं। बिजली का हमें 5 रुपये 35 पैसे का एक हमारे साथ मुआहदा किया गया, हमें रेट दिया गया, पिछली हुकूमतें भी हमें देती रहीं। आज वो यूनिट जो है 15-16 रुपये तक पहुंच चुका है और हम यहाँ तक हैं कि हम वो बिल अदा नहीं कर सकते। हमें इन्हीं बिलों की वजह से हर माह मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हमें एहतजाज भी करना पड़ता है और हर माह हमें दफातर के चक्कर लगा के वो करना पड़ता है। उसके बाद जो है सीड और पेस्टिसाइड पे बिल्कुल जीएसटी की कोई गुंजाइश नहीं है, वो पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है कि वो 2 नंबर हैं। पेस्टिसाइड इतनी 2 नंबर हैं कि पहले पेस्टिसाइड की ये पोजीशन होती थी कि जो पेस्टिसाइड करवा रहा होता उस पर असर हो जाता था, उसको बेचारे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। अब हमारे सामने वो जहर मिले पानी को जानवर पी लेते हैं, वो ठीक ठाक वो हजम कर लेते हैं। पांडे साहब ये तो खैर टेक्नोलॉजी का मसला है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। मैं सर आपकी तरफ आऊँगा। यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह रिसर्च की बात की पांडे साहब ने, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च क्यों नहीं हो रही? हालांकि यूनिवर्सिटी में जहाँ बाकी रिसर्च होती है वहाँ ज़राअत पर भी रिसर्च हो। ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है। हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि जी कोई रिसर्च लैब कायम की जाएँ या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई नए हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स डेवलप किए जाएँ। किसी ज़माने में एक नायाब जो है सीड अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से निकला था और उससे बड़ी नायाब 78 शायद जी, तो उससे बड़ी अच्छी पैदावार हुई और किसान की जो तवज्जो है या उसका जो ट्रेंड है वो गंदम की तरफ बढ़ गया था। उससे हमें फूड सिक्योरिटी में गंदम में खुद कफील होने का मौका मिला। लेकिन आजकल इस तरह की रिसर्च नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यूनिवर्सिटीज़ तमाम ऑल ओवर द पाकिस्तान और ख़ासकर ये जो ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
हर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो मौजूद है जी, हर मौजूद ज़राई है। यूनिवर्सिटी के अलावा भी जी, अगर हम जी। बात देखें एग्रीकल्चर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में उसका अलग एक जी शोबा है। मौजूद है। और हमारी यूनिवर्सिटी बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी में भी ज़राई शोबा मौजूद, बल्कि पूरा एग्रीकल्चर कॉलेज है जो कि मुख्तलिफ सिर्फ एग्रीकल्चर पे लिया जी बिल्कुल ऐसे। मबनी है, और हर किस्म की यानी वहाँ पर तहकीक व तदरीस का इंतज़ाम है। लेकिन जो तहकीकी मराहिल हैं उनके तय करने के हमें फ़ंड्स चाहिए। HEC काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन HEC या पूरा मुल्क इस वक्त कोविड की वजह से चूँकि बहरान का शिकार है, तो इस बजट में इस तरफ मेरा ख्याल है खसूसी तवज्जो दी जाए। या फिर ऐसे भी होता है कि जब यूनिवर्सिटी के पास फंड्स होते हैं तो बाकी शोबे जो है ना वो निगलेक्ट होते हैं। यस। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि इस वक्त हमारी फूड सिक्योरिटी का इशू है, ज़राई खुशहाली या ज़राई खुद कफ़ालत का जो मसला है, उसको हल करने की ज़रूरत की तरजीहाती बुनियाद पर ज़राई तो शोबे आप को ये खास समझते तवज्जो हैं दी कि जाए। इस बजट में यूनिवर्सिटीज़ को ज़राअत के लिए अलग फंड्स दिए जाए जी, ताकि ज़राअत वो के रिसर्च लिए कर सकें? बिल्कुल ज़राअत के लिए खसूसी फ़ंड दिए जाए, और किसान की जो बात सब्सिडी की हो रही है उसमें किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट सब्सिडी दी अब ये जाती डॉक्टर है। साहब ये जो है ना किसान कार्ड वाला जी। ये तो डायरेक्ट किसान के पास चला गया ना। ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसके रिजल्ट्स जो है वो येट टू बी सीन, लेकिन उम्मीद की जाती है कि इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, सीड्स सीड हैं, है। इनको सस्ता किया जाए और लोगों को उनके डोर स्टेप पे मुहैया किया जाए। ज़राई लवाजमात की कीमतों में कमी जो है ना वो बहुत वो ज़रूरी है। ज़रूरी है ताकि किसान उसको अफोर्ड कर सके और अच्छी पैदावार ला सके। पर फिर इसके अलावा आप ये देखिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की थी सलीम साहब ने, जी सर। हम CPEC के ज़रिए से इस बजट में कुछ प्रोविजन रखी जाए कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, चाइना से करें या किसी और मुल्क से करें, उससे ये कि हमारी पारे के यील्ड में इजाफा हो। चाइना में बहुत सारी पैदावार जो है ना वो टेक्नोलॉजी उनके पास हो रही है। सलीम नासिर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। बजट है ज़ाहिर बात है जिस तरह दूसरे आप सेक्टर में बता रहे हैं, इस तरह ये पानी की बड़ी शॉर्टेज है मुल्क में। नहरी पानी अगर हम किसानों को देखें तो बड़ा ज़ाया करते हैं, जब होता है तो फिर भर देते हैं, बल्कि बाज़ किसान ऐसे भी करते हैं पानी ज़्यादा होता है अपनी फसल ख़राब भी कर बैठते हैं पानी ज़्यादा लगा लगा के। तो आप नहीं समझते कि इस बजट में कोई ड्रिप इरीगेशन का जो सिस्टम है इस पर ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, या इसको ज़्यादा मुतारफ़ कराया जाए, या इसको फ्री ऑफ कास्ट किसानों तक पहुँचाया जाए, ताकि पानी की जो कमी है वो भी पूरी हो सके और हमारी जो फसलों की पैदावार है वो भी बढ़ाई जा सके? ये इफ्तिखार साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। गवर्नमेंट ने ड्रिप इरिगेशन के ऊपर सब्सिडी तो दी है, लेकिन इवन देन इसकी जो कास्ट है ना वो इतनी ज़्यादा है कि जो आम ज़मींदार है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। देखिए दुनिया में जितने भी टॉप के ऊपर जो अमीर तरीन लोग हैं ना उसमें एक भी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो है ना ये मैं समझता हूँ कि ये ज़मींदार का तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ एक रब्ता है, और ये तो खल्क़े खुदा के लिए जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, ये अमारत के लिए जो है ना ये नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ड्रिप इरिगेशन जो है उसको इस तरीके से किया जाए कि भाई जो फार्मर है ना वो इसको अफोर्ड कर सके, या गवर्नमेंट इसको इस तरह करे कि वो बैंक के ज़रिए जो है ना वो उसको कोई 10% के ऊपर जो है ना वो इसको दे, और बैंक जो है ना वो उससे हर साल जो है ना वो पैसे वसूल करता रहे। एक तो इससे पानी की हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे पास जो पानी है ना हमें उसकी इतनी कदर भी नहीं है कि भी हम पानी को जो है ना वो किस तरीके से हम अपने को डैम बनाएं, प्रॉपर यूटिलाइज करें। तो ये भी ज़रूरत समर की है कि हम इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस करें। मैं ये बात कर रहा था कि जो अवेयरनेस है ना सबसे अहम इशू जो है ना वो अवेयरनेस का है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारों को अवेयरनेस दे। जिस तरह मैंने बात की कि हमारे यहाँ अगर फ़र्ज़ करें कोई 15 डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर के, कोई किसी जगह पर है कोई किसी जगह पर है, सब के सब अंडर वन रूफ होने चाहिए, और वहाँ पर एक अवेयरनेस डेस्क होना चाहिए ताकि जो भी ज़िम्मेदार आए उसको एक किताबचा दिया जाए कि जी आप ये फसल लगा रहे हैं तो आप इसको इस तरह आपको करना चाहिए। एक और मैं बात करना चाहूँगा, हमारे यहाँ टमाटर जो है वो कभी 100 रुपये किलो पे चला जाता है और कभी जो है ना वो 1 रुपये किलो, 400 रुपये किलो पे जी, मैं कभी 400 रुपये किलो और कभी आजकल देखें 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। जी बिल्कुल ऐसे है वो ज़िम्मेदार। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम क्रॉप्स जो है ना उसकी जोनिंग करें। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? कॉटन का है। हमारा इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है कॉटन का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम ज़रूरी मुल्क हैं और हम अपनी
जो हम अपने उगा सकते हैं उसको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वक्त आ गया है हम जोनिंग करें, फलां जोन में सिर्फ कपास लगेगी और इतनी लगेगी, फलां जोन में सिर्फ मकई लगेगी और इतनी लगेगी, फलां जोन में जो है ना वो क्रॉप जोनिंग गन्ना हो जाए, लगेगा। आप समझते क्रॉप जोनिंग हो जाए, जोनिंग होनी पता हो कि चाहिए हमारे एरिया में ये काश्त होनी है। और उसके बाद जोनिंग के साथ साथ ये होना चाहिए कि उसकी एक जो क्वांटिटी है वो भी एक जो है ना वो गवर्नमेंट को फिक्स करनी चाहिए कि इतना एक जो है ना वो हमें ये क्रॉप जो है ना वो लगानी चाहिए, ताकि ये जो देखें ना 70% पल्सेज हम बाहर से मंगवा रहे हैं। सलीम नासिर साहब, क्रॉप जोनिंग के हवाले से किसान से बात करना चाहते हैं, किसान रहनुमा हैं आप बताएं, क्रॉप जोनिंग पर किसान मुतमिन हो सकते हैं, होंगे? बिल्कुल क्रॉप जोनिंग पे हम मुतमईन हैं, इसके बगैर हमारे अजनास के रेट ही नहीं बन सकते, अच्छा, आप क्योंकि समझते हैं क्रॉप जोनिंग से रेट्स बेहतर होंगे? बेहतर होंगे। मैंने पहले अपनी मीटिंग में भी मैं किसानों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक फसल के पीछे ना पड़ें। आप जो है एक फसल ने अगर आपको मुनाफा दे दिए तो अगली बार आप उससे कोई और बेहतर हाल निकालें। आप पिछली दफ़ा मरच में से पैसे कमाए हैं, इस मरतबा फिर नुकसान उठा रहे हैं। तो कसूर से लेकर रहीम यार खान तक ये हमारा एक काटन जोन था, उसमें बदकिस्मती से फिर वहाँ पे शुगर मिलें लगा दी गई। तो अब ना गन्ने का रेट बनता है ना काटन का रेट बनता है, और हमें काटन की जो कमी का सामना है। और एक अहम बात जो पानी की कमी की हो रही थी, नहीं, वो तो सलीम नासिर साहब ने कहा कि किसान अवेयर नहीं है, पानी ज़ाया करते हैं। आपकी तंजीम है, आप इतनी बड़ी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपने वाटर मैनेजमेंट के हवाले से क्या अवेयर किया किसानों को, क्या कंपेन चलाई, कोई ऐसा कुछ किया? हम तो ट्यूबवेलों से गुजारा कर रहे हैं। पानी की कमी है इस मुल्क के, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां भी हो चुकी हैं और पानी की ट्यूबवेल का पानी भी तो ज़ाया हो रहा होता है ना, जिस तरह अगर हम ड्रिप इरीगेशन करें या कोई प्लानिंग के साथ पानी लगाएं तो ट्यूबवेल का भी पानी बड़ा ज़ाया हो रहा है, वो भी बच सकता है। हाँ जी, इससे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के लिए पैसे रखने चाहिए। और इससे एक अहम और जो है वो है सोलर ट्यूबवेल। सोलर भी साथ हो, साथ अगर लेज़र लेवलिंग करें, आप ज़मीन आपकी हमवार हो तो पानी तो बचाया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बचाया जा सकता। सोलर के लिए अगर गवर्नमेंट पैसे रखती है, हमें सब्सिडी पे सोलर ट्यूबवेल फराम करती है, तो उसको दो फायदे होते हैं। वो आपकी बिजली के बिल वाला छुटकारा हासिल हो जाएगा। हमें बिल से छुटकारा हो जाएगा और गवर्नमेंट को जो है बिजली बच जाएगी। तो ये कोई नहीं, तरह अब ये सोलर तो दे रही है गवर्नमेंट, बैंक्स दे रहे हैं, बड़े कम मार्जिन हम पे दे कहते रहे हैं कि हैं। आसान और सब्सिडी, आसान शराइत पर और सब्सिडी पर जितने ये ट्यूबवेल जो डीजल और बिजली से चलते हैं, इन सारों को जो है ना सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर दें, तो दो बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा अहम मसला है ज़राअत का, वो ये है कि यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। हमारी जो ज़राअत आबादी हमारी बढ़ चुकी है और हमारी ज़री ज़मीन जो है वो हाउसिंग स्कीमों में धड़ाधड़ चली जा रही है। सबसे पहले जो है गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि इसको हाउसिंग सोसाइटीज़ को पाबंद करें, उन्हें कसीरुल मंज़िला इमारत पर ले जाएं, और हमारी जो ज़मीनें हैं ये सिर्फ ज़राअत के मकासद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा थार का इलाका और जो चोलिस्तान का इलाका है वहाँ पे जो है उसकी आबादकारी करें, ताकि हमारा ज़र मुबादला बढ़ सके और हमारी ज़राअत जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो। और सारी साहब, ज़मीन आपकी कवर तरफ मैं आऊँगा। सलीम नासिर साहब ने बात की टमाटर 400 रुपये किलो होता है या फिर 2 रुपये किलो होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं, कभी वो बड़ी नायाब हो जाती हैं और कभी रोल रही होती हैं। तो इसके लिए अगर कोई प्लानिंग की जाए, आप क्या समझते हैं, कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाया जाए या पल्प प्लांट लगाया जाए या इसके बाय प्रोडक्ट बनाए जाए, तो इस तरह कोई पॉसिबल है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है इसमें जो कोल्ड स्टोरेज का जो इशू है वो भी सी पैक का हिस्सा है। अच्छा, और सी पैक से अगर हम यानी फ़ायदा उठाना चाहें तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कोल्ड स्टोरेज बन सकते हैं, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कोल्ड अपना सी पैक। तो उससे ये कि ये क्रॉप जो है, ये टमाटर जो है, इस तरह जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं हमारी जल्दी गल जाने वाली, तो उनको महफूज किया जा सकता है। ओवर द टाइम सप्लाई और डिमांड को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि मसला जब होता है ये ऑफ सीज़न में सप्लाई कम हो जाती है तो फिर हमें टमाटर महंगा मिलता है, और आजकल चूँकि सीज़न है तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है और वो तो इस ज़ाया हो रहा है। तो इस किस्म के मौके पर यानी जब कि वो सप्लाई अबंडेंट है उसको प्रिजर्व किया जाए, और जब सप्लाई की शॉर्टेज होती है उसको मार्केट में लाया जाए। तो कोल्ड स्टोरेज इज़ द रेस्क्यू फॉर दैट पर्पज़। दूसरी ये बात जो जोनिंग की कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जोनिंग में हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जोनिंग सूबा वाइज होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो वो टमाटर यहाँ पैदा होगा फिर वो कराची पहुँचेगा या बलूचिस्तान पहुँचेगा तो महंगा बिकेगा।
तो अगर सूबे वाइज प्रोविंस वाइज जोनिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। इससे बढ़ के मेरा ये ख्याल है कि इस बजट में एक पाकिस्तान लेवल पे एग्रीकल्चर टास्क फोर्स कायम की जाए, जो किसान के इश्यूज़ को किसान के साथ एंड यूज यानी जो मेजर स्टेक होल्डर है उसके साथ मिल के उसको एड्रेस करें, उसको अप्रोच किया जाए, किसान कन्वेंशन का इनकाद किया जाए ताकि लोगों के मसाइल सुने जाएँ और जो उनके हल तलब मसाइल हैं जो फौरी नौयत के हैं, कुछ लॉन्ग टर्म नौयत के हैं, कुछ मीडियम टर्म के, उनको तरजीहाती बुनियाद पर हल किया जाए। और साथ साथ ये जो हमारे ऐसे शोबाजात जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, मसलन हनी बी फार्मिंग में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा जी, ठीक बिल्कुल है, ऐसे। और ये सवात और इधर नार्दर एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। हनी और है, हमारी पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जी, पोल्ट्री इंडस्ट्री को है, देख लें। और पूरे पाकिस्तान में जी। हनी बी जो है वो पूरे मिडल ईस्ट में पाकिस्तान से शायद एक्सपोर्ट होता है, बिल्कुल ऐसे। कश्मीर से लेकर पेशावर, सवात, ये सारा ये जो हनी है उसमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट होता है। तो वाई नॉट कि हमें इसको मज़ीद पूरे मुल्की लेवल पर या यानी कौमी लेवल पर इसको एड्रेस किया जाए और हनी बी फार्मिंग को जो है अपना इनक्रेज किया जाए। हुकूमत इसमें जो है सपोर्टिंग रोल के तौर पे कर्ज़े दे, सॉफ्ट लोन जिसको हम बिलासूद कर्ज़े कहेंगे, या कम मार्जिन वाले जैसे या कम मार्जिन वाले, तो उसमें यह है कि जो उससे किसान की जो तवज्जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएगी। ये जो कॉटन का इशू है, इसी तरफ कॉटन की जो बहरान है हमारा इसलिए है कि कॉटन की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और उसमें वायरस का अटैक या पेस्ट अटैक इतना हुआ कि किसान के पास उसका सलूशन नहीं था, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो अगर हम वायरस अटैक्स को और पेस्ट अटैक्स को कम करें, और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इसका बड़ा रोल है, उसको रियलाइज़ किया जाए, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को फ़ाल बनाया जाए कि वो नए से नए अपना तहकीकाती जो अपना मनसूबे हैं वो अपना कायम किए जाएँ। पाकिस्तान मुल्तान अपना ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन है, मुल्तान कॉटन से इसको फ़ाल बनाया जाए, इसको फाइनेंस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाएँ इनको ताकि इनकी कैपेसिटी बेहतर हो। असल मसला आपका है कि फंड्स हों ताकि फंड्स की रिसर्च भी फ्राहमी हो। बहुत ज़रूरी है अच्छा। और तरजीहाती बुनियाद पर दी जाए ताकि जो ज़राअत को ख़ुसूसी तवज्जो दी जा सके। अच्छा, ये वाटर रिसोर्सेज जो है हमारा, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये देखिए हमारे यहाँ पंजाब में एक वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ठीक है। और उसका काम ये है कि वाटर के वेस्टेज को रोक के वाटर मैनेजमेंट जो अपना ये जो पुख्ता खाल है वो बनाए जाएँ, तो जो उससे जो पानी ज़ाया होता है लीकेज उसको होती है रोका बहुत जाए, ज़्यादा। तो वो ड्रिप फार्म जो इरिगेशन है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ये वाटर मैनेजमेंट का जो रोल है वो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमें फ़ाल बनाना चाहिए और किसान को भी ये ट्रेनिंग दी जाए, किसान को भी इस तरफ कॉन्शियसली उसको ये यानी रियलाइज़ कराया जाए कि पाकिस्तान में पानी की पहली कमी है, हमारे डैम्स कम हैं और जो पानी अवेलेबल है हमें उसे सेंसिबली यूज़ किया जाए। तो उससे ये है कि हमारे यहाँ जो वाटर की जो वेस्टेज कम होगी तो किसान को वाटर की जो अच्छा अवेलेबिलिटी डॉक्टर साहब, ये आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आते ही आने से पहले भी ऐलान किया था, फिर आते ही इन्होंने आप डैम्स के हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया, डैम्स शुरू भी हो रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा इकदाम है। देखिए लॉन्ग टर्म इशू को एड्रेस किया उन्होंने और ऐसे मनसूबे यानी शुरू किए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स उसके फ्रूट्स कारआमद होंगे। अब चूँकि हमारे यहाँ डैम ज़्यादा बनने चाहिए थे लेकिन मेजरली हमारे पास दो ही डैम है, कालाबाग डैम है और सॉरी तरबेला डैम है और मगला डैम है, तो उससे पानी का बहरान पे काबू हुआ। लेकिन अब जो है पूरी मईशत में जो है वो पानी का बहरान आ चुका है और पानी की कमी है, तो नए डैम बनाने की शदीद ज़रूरत है। और मैं शदीद ज़रूरत है। सलीम नासिर साहब, आप बताइए, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डैम्स पे बड़ा जोर दिया हुआ है और डैम्स की तामीर भी आपके सामने है, काम भी शुरू है और उनका कहना है कि हम डैम ज़्यादा बनाएंगे, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा मैं समझता हूँ कि भी अच्छा इक़दाम है ये, क्योंकि फ्यूचर में जो जंगें होंगी ना वो पानी के ऊपर होंगी। मैं समझता हूँ कि भी बजाय इसके कि हम एक ही बात करते रहे कि जी कालाबाग डैम और फलां और ये, हमें छोटे छोटे जो डैम है ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि भी हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है ना वो हमें अपनी पानी की ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो हमें अपने डैम बनाने चाहिए। और जहाँ पर पानी की हमारे पास अबेंडेंट है वहाँ पर हमें जो है ना वो अपने छोटे डैम जो है ना वो हमें बनाने चाहिए। छोटा डैम एक तो जल्दी बनेगा और दूसरे नंबर पे उसकी पानी की हमारी जो ज़रूरियात हैं उसको वो पूरा करेगा। और ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि भी गवर्नमेंट को ये ज़रूर करना चाहिए। पांडा साहब, आप बताएं कि आपकी जो मार्केटिंग का मामला है इसमें भी आप समझते हैं कोई बेहतरी लाने की ज़रूरत है?